हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम जो अभी करंट में चैप्टर चला रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी है, जिसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने आपको प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स जो होते हैं, इंट्रोडक्शन होते हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस है वो हमने करा दिया है। आज जो हम लोग करेंगे यानी क्लास 12th का जो मेन है टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं प्रोबेबिलिटी में, जो इंपॉर्टेंट सेशन है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आगे लॉन्ग में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, इस पर केस स्टडी भी बनाई जा सकती है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ आपने जैसे सैम्पल पेपर अगर देखा है तो वहाँ पे किस तरह से मार्क्स इसको डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इस चैप्टर को, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे बनने वाला है प्रोबेबिलिटी को लेकर। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो बच्चों, सिंपल प्रोबेबिलिटी आप लोग अभी तक पढ़ के आए, उससे पहले मैंने जो पार्ट 1 कराया वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे सिंपल प्रोबेबिलिटी आप लोग इवैल्यूएट करते हो। सिंपल आपको फेवरेबल केसेस पता हो और टोटल केसेस पता हो तो आप उनका रेशियो ले लेते थे, फिर क्या निकल के आता था, आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आ जाती थी किसी फेवरेबल इवेंट की। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मतलब आपको एक सैंपल स्पेस देने का कोई एक्सपेरिमेंट बता देगा कि इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट है। अब आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। सपोज करो इवेंट ई है, आपसे ये भी कह देगा कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी तब निकालो जब एक दूसरी इवेंट एफ टाइप की ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इस तरह से आपको सेंटेंस में बोला जाएगा। यानी कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे, जब कंडीशन लगा दी जाएगी तो एफ अगर हो चुकी है तो आपके पास जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस था, अब जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो रिड्यूस्ड हो चुका होगा। यानी कि इस प्रोबेबिलिटी आपको इस केस में निकालनी है। और इसका नोटेशन कैसे करते, पी लिखते हैं। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको यहाँ पे लिखते हैं, टू फाइंड करना होता है वो इवेंट अगर ई है तो उसको आप पहले लिखिए, और जो अकर्ड है उसको आप पीछे लिखते हैं। ये आपकी अकर्ड इवेंट है जो हो चुकी है, जिसके होने के बाद आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। कंडीशन यहाँ पे यही पे लग जाती है कि एफ आपको हो चुकी है तब आपको निकालना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालेंगे कैसे, इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड या अकर्ड, कुछ भी हो सकता है, अकर्ड भी लिख दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, एफ के होने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी ई निकालनी है। ठीक है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई in the reduced sample space, in the reduced sample space। ठीक है, जो कि अब बी हो चुका होगा। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग किस तरह से काम करना है। यानी कि बी के रेस्पेक्ट में जो रिड्यूज सैंपल स्पेस ओरिजिनल था, अब रिड्यूज होकर बी बन गया होगा। अब हमें उस केस में, यानी कि बी जब ऑलरेडी हैपन हो चुकी, अकर्ड हो चुकी, तब हमें इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लिखते कैसे बच्चों, बहुत ध्यान से रखना, ई बाई एफ अगर लिखा है इसका मतलब ई की निकालनी है, एफ हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूँ तो ये आपको कमेंट के लिए मैं दे रहा हूँ, ए बाई अगर मैंने बी लिखा है बच्चों तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख रहे होंगे कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप पी ए बाई बी को क्या रीड करते हो। ठीक है, आई होप आप लिख देंगे और आप वीडियो को पॉज कर चुके होंगे। अब जो मैं रीड कर रहा हूँ आप उसको वही लिखे होंगे, शायद चेक भी कर लेना। आप पी ए बाई बी को बोल रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो कुछ इस तरह से हमें काम करना होगा इस चैप्टर में। कैसे इसकी इवैल्यूएशन करेंगे वो देखते हैं। एक सैंपल स्पेस आपको दिया गया है, ठीक है, जिसके कुछ अपने एलिमेंट रहे होंगे। तो ये मान लो कोई इवेंट ए या ई जैसे मानना है मान लो, दूसरी इवेंट ये बी है या एफ है, जो भी मानना है, चलो ई एफ से समझा था, ई और एफ से समझते हैं। और ये दोनों की दोनों इवेंट किसी मेन सैंपल स्पेस एस के अंदर आ रही होंगी कि नहीं।
तो जब एफ हो चुकी हो, यानी ये वाला पार्ट हो चुका है पूरा, तब आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको बच्चों हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ के अंदर ई कितना है, एफ के अंदर ई कितना है वो ये रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, एक अच्छा सा टॉपिक है, आसान सा है। अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो आप इसके फिर न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चन को रट रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका फिगर अपने माइंड में ड्रॉ करके रखें। और ये पार्ट बच्चों है क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ इवेंट ई एंड एफ। ई और एफ का ये इंटरसेक्शन पार्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करो, रिड्यूस सैंपल स्पेस बी के रेस्पेक्ट में आप उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये आपका एन एस टोटल अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किसके बराबर, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप उसके इसमें बी ले रहे होंगे, एन एस लिखो या फिर यहाँ पे एन बी कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे एन एस इक्वल टू एन बी नहीं है, ध्यान रखना। अब जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एन एस यानी सैंपल स्पेस यूज हो रहा होगा वो आपका बी बन जाएगा। तो मैं इसे इम्प्लाई कर देता हूँ, ऐसे सिंबल लगा देता हूँ। इक्वल तो मतलब ये है आपका एस, तो उसकी इक्वल नहीं लिखा गया, हटा ही देते हैं स्टेटमेंट, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। मैंने ये बस ये बोला है कि अब आपका जो सैंपल स्पेस का काम करेगा, जो एस वो हो जाएगा, इशारा कर रहा होगा कि आप बी को लेकर के काम करेंगे। ठीक है ना, एस आपका अब वो ओरिजिनल एस ना यूज करके हम लोग बी को करके निकाल सकते हैं। यानी कि मैंने कैसे कहा, देखो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है इवेंट ई की व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है इंटरसेक्शन पार्ट की। तो फेवरेबल केसेस आपके कहाँ बैठने वाले हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस पता हो किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, बी के रेस्पेक्ट में। तो आप एन बी से डिवाइड कर रहे होंगे, बी लिखा यहाँ पे एफ लिख दो। ओके, अब आपका वो बी ए तो नहीं लिखा गया, ई और एफ लिखा गया, तो ई एफ ही लिख रहे होंगे। खैर, तो यहाँ भी आप ई लिखिएगा। चलिए, यानी कि ये भी प्रोबेबिलिटी की मेन डेफिनेशन में इसको भी यूज किया गया है। और जहाँ पे ऐसा ना हो, मैंने यहाँ पे फिर से देखो मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एफ लिखा ना, हाँ डिवाइड में एफ। अकर्ड कौन है वो ध्यान दो, अकर्ड एफ है ना, तो आप डिवाइड में एफ लिखें। डिवाइड में क्या लिखें बच्चों, एफ, क्योंकि यही आपका अकर्ड क्या है, सैंपल स्पेस बन जाता है। ये क्या है बच्चों, न्यू सैंपल स्पेस है। और मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ, गलतियों ने शायद आपको कंफ्यूज कर दिया हो, इसलिए मैं और डिटेल में आपको लिख दे रहा हूँ। ये सैंपल स्पेस, आप ऐसे भी सोचो डिवाइड में एफ है तो डिवाइड में एफ को ही लिखा गया बस। और ये क्या है, ई एफ दोनों का पार्ट है। ये जो ऑब्लिक लाइन ऐसे लिख रहे हो ना, ई ऑब्लिक ऐसे करके एफ, तो इसको ऐसे सोचो डिजिटली इंटरसेक्शन है। तो बस आपका सारा पार्ट यहीं पे दिख रहा है, फार्मूला आपका मतलब यहीं पे लिखा हुआ है, ऐसे आपको सीख लेना है। ठीक है ना, फार्मूला आपका यहीं सारा लिखा है। ई और एफ का इंटरसेक्शन हमने ऊपर रखना है, पीछे कौन आ रहा है, एफ, यानी डिवाइड में तो एफ है तो उसको नीचे रख लेना। तो आप ऐसे कुछ याद कर लेना। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है बच्चों। कौन सी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे निकालेंगे, ई एफ का इंटरसेक्शन, उसमें कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट, उस किससे डिवाइड करेंगे, एन एफ से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि एफ ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई डिफाइन कर दो जो कि जीरो बन जाए। तो एफ कभी नल सेट ना हो, यानी कि एन एफ के अंदर कुछ ना कुछ लोग हों, है ना, एन एफ जीरो ना बनाना। ठीक है, नहीं तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा वो केस। अब अगर मैं दोनों को ओरिजिनल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं तो एक दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन भी निकल के आती है। मैंने कहा एन ई इंटरसेक्शन एफ को आप डिवाइड कर दें किससे, एन एस से। तो आप इसको डिवाइड करो, इसको बैलेंस रखने के लिए आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। तो आप एन एफ को डिवाइड करने जा रहे हैं एन एस से। तो आपने जैसे डिवाइड किया तो आपका कुछ चेंज होकर यहाँ पे बन जाएगा। चल के आ रहा था, प्रोबेबिलिटी चल रही थी किसकी, ई व्हेन एफ अकर्ड, ये आ गया। एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, तो आपका फार्मूला चेंज होके ऐसे आ जाएगा, एन ई एफ अपॉन में एन एस। आप जब भी किसी को एन एस से डिवाइड करते हो न्यू प्रोबेबिलिटी बन जाता। आपने अगर एन ए अपॉन में ऐसे लिख दिया एन एस, तो ये दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये पी ए बन जाएगा। अगर यहाँ पे एन सी अपॉन में एन एस लिखा तो पी सी बन जाएगा। आप यहाँ पे जो लिख दोगे, यूनियन लिख दोगे तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ के अपॉन में एन एस देख रहा हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बन जाएगा। डिवाइड में देखो एन एफ अपॉन में एन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन जाएगा। तो ये आपकी दूसरी एक और डेफिनेशन आ गई
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का एक और फार्मूला आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। और आप कैसे इसको पहचानोगे, न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे। कंडीशन यहाँ भी वही है, जैसे हमने कहा था एफ यहाँ पे जीरो ना बने, कभी नल सेट ना हो, मतलब इवेंट डिफाइन हो। अगर इवेंट डिफाइन है ना, जो चीज़ इम्पॉसिबल होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, इसका मतलब पी एफ फिर जीरो हो जाएगा। तो पी एफ भी आपका कभी जीरो ना बने। तो कुछ ऐसे हमें चीज़ों को करना होगा, पी एफ भी कभी आपका जीरो ना बने, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को हमने देखा, है ना। सब चीज़ें आसान है। अभी इन पे बेस हम लोग एग्जांपल्स आपके करेंगे 13.1 से पहले जो दिए गए हैं। अभी आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे जो बचा हुआ क्वेश्चन को करने से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है। तो चलो बस आगे बढ़ते हैं। आप भी कॉपी पेन पेपर लेकर के बस बैठिए और क्वेश्चन उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम पहले 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। लिखा है पी ए कितना गिवन है हमें, 7/13। एंड पी बी कितना गिवन है, 9/13। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 4/13। फोर बाई 13 आपको निकालना है क्या, पी ए बाई बी निकालना है। पी ए बाई बी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होने वाला है। हालांकि इसमें कुछ इतना खास नहीं है, सब कुछ तो गिवन है लगभग, है ना। हम लोग काम कर सकते हैं। पी ए बाई बी होगा यहाँ पे। तो जब आप पी ए बाई बी निकालेंगे तो आपको याद रखना है पी ए बाई बी का फार्मूला क्या होने वाला है। डिवाइड में बी है तो आप डिवाइड में बी लिखें, यानी पी बी लिखेंगे। और ये मैंने कहा था ऑब्लिक को इंटरसेक्शन बोलो, तो आप क्या बोलेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। बस ऐसे आप समझ लो। तो बस इन वैल्यूज को केवल लिखना है। पी ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है, यस लास्ट में गिवन है 4/13 करके, तो आप 4/13 लिख लेंगे ऐसे। और पी बी जो लिखा है वो क्या है, पी बी आपको दिया है 9/13, तो आप यहाँ पे 9/13 लिख लेंगे। आप 13 से 13 को कैंसिल कर देंगे, 13 से 13 कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा, 4/9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी है। अगर आपसे सपोज करो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए पूछता, वो अगर कभी प्रोबेबिलिटी बी बाई ए पूछा होता, या शायद आगे पूछा है क्या, नहीं पूछा है तो भी देख लेंगे। नहीं, ओनली ए बाई बी ही पूछा था। अगर बी बाई ए पूछता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे होते, आप वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ पे बस इसका सलूशन करना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को पॉज करके इसका सलूशन दे देंगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। कैसे निकालेंगे, डिवाइड में क्या रखेंगे, पी ए रखेंगे, ठीक है ना। डिवाइड में क्या रख रहे होंगे, पी ए रख रहे होंगे। आगे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे बी और ए है तो बी और ए का इंटरसेक्शन आप लिख रहे होंगे। देखो बी और ए का इंटरसेक्शन लिखो या ए और बी का इंटरसेक्शन, ये बराबर होता है। यानी पी बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, वो दोनों ही इक्वल होते हैं। तो आप ऐसे लिख रहे होंगे, अपॉन में क्या, पी ए, इस तरह से, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पहले से पता 4/13, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 4/13। और डिवाइड में कितना ला रहे होंगे आप, पी ए कितना गिवन है, 7/13, ठीक है ना, 7/13, ओके। तो 7 यहाँ पे जो है, और जो 13 है थोड़ा छोटा है, देख लेना।
13 से 13 क्या कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। बचा कितना? 4/7। 4/7। तो ये आपका दूसरा आंसर बन जाता अगर पूछता तो, लेकिन पूछा नहीं, बट हमें दोनों को निकालना आना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि जो डिवाइड में यहाँ पे अपॉन यानी ऑब्लिक में जो लिखा गया उसे हमने यहाँ पे डिवाइड में रखा है, उसी की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड में कर दिया है। जो नीचे लिखा है उसी को डिवाइड में रखा है, उसी की प्रोबेबिलिटी से हमने नीचे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों इंटरसेक्शन लेके वैल्यू को लाते हैं, ये दोनों इंटरसेक्शन वैल्यू ही ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें काम करना था। आई थिंक ये सब आसान है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक आपका लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ओके, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये 2 आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे, ऐसे कुछ बोला जा रहा। तो एक 2 बच्चे, देखो सैंपल स्पेस बताने का ढंग दे दिया हमें, लैंग्वेज है तो सैंपल स्पेस बना ही लेते हैं, शायद काम आए, नहीं आएगा तो कम से कम सैंपल स्पेस बेकार तो नहीं जाएगा। देखो 2 बच्चे अगर किसी फैमिली में बताए जा रहे हैं, तो आप अगर उस फैमिली को नहीं जानते तो आपको तो, अगर जानते हो तो फिर एक्सपेरिमेंट ही नहीं रहा ना, वो नॉन है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट उनके नेम लिख दोगे। लेकिन हमें अगर 2 बच्चों के बारे में सोचना पड़े तो आप ऐसे सोचिएगा कि 2 बच्चे तो दोनों जेंडर में हो सकते हैं, मेल और फीमेल, है ना, यानी बॉय और गर्ल के रूप में आप लिख सकते हो कि नहीं। दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल, एक बॉय दूसरा गर्ल, इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से उसने बोला है। अच्छा निकालना क्या क्या हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, दोनों बच्चे बॉय हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, ठीक है। तो गिवन दैट पे बाद में, पहले सैंपल स्पेस पे काम करते हैं। मान लेते दोनों बच्चे कैसे हैं, बॉय हैं, इस तरह से हो सकते हैं। दोनों बच्चे गर्ल हो सकते हैं, पहले बॉय पैदा होता है फिर इसके बाद गर्ल ने बॉर्न हुआ, या इसके उल्टे में पहले लड़की पैदा हो जाए फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे लड़का पैदा हो रहा हो। तो इस तरह से 4 केसेस आपके बनेंगे, किसी भी 2 बच्चों के बारे में इस तरह से इंफॉर्मेशन है, ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं। क्या इसकी जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। अच्छा, अब उसने क्या क्या बोला है, हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, एक ई मानेंगे, दूसरा एफ मानेंगे। गिवन दैट जो होता है वो एफ होता है, हम लोग उसे एफ ही मान के चलेंगे, तो एफ पहले लिखते हैं। गिवन दैट में क्या लिखा, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, उनमें कम से कम एक बॉय है। तो एटलीस्ट अगर एक बॉय है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक बॉय पॉसिबल वहाँ तक, तो एक बॉय हो 2 बॉय हो, दोनों चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक बच्चा हो यानी दोनों बॉय हों, इस तरह से 2 केसेस लेने के 3 लेने। 1 बॉय ये हो गया एक बॉय होने का चांस, या दोनों के दोनों बॉय, इसका मतलब ये वाला केस। तो आपके एटलीस्ट 1 में कितने आएंगे, जो कि गिवन दैट में है GB, BG या B और B। कम से कम एक बॉय हो दोनों बच्चों में से, तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिख रहे होंगे। अच्छा, निकालना क्या है, एफ उसको बोलते हैं, सॉरी ई, इवेंट ई निकालना। गिवन दैट वाला यानी अकर्ड, ये गिवन दैट भी है अकर्ड भी है, ठीक है ना। आपको गिवन दैट का मतलब हो गया कि ये हो चुका है पहले से, वही गिवन दैट है। अकर्ड इवेंट यही बोली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसने क्या बोला था, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, दोनों बॉय हों, तो दोनों बॉय जब बी और बी ऑर्डर होगा तभी तो बनेगा। तो ये आपका है गिवन दैट, ओके। तो इस तरह से हमें काम को करना था। लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोबेबिलिटी में ये एक बात की इशू बनता है बच्चों के साथ में कि वो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ पढ़ के एक लाइन को मीनिंग में समझना है, तब जाके आपको काम करना है। 1-2 बार क्वेश्चन को करने से आराम से हो जाता है। प्रोबेबिलिटी में बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं आपको करनी है, बस लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, ग्रामर पे अच्छा कमांड है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लॉजिक है, लॉजिक समझते रहिए बस। कोई बड़ी थ्योरम नहीं है कि आप उसमें डेरिवेशन में आते इधर से उधर करते रहते हो चीज़ों को, बड़ा सा है ना, उसका कोई काम नहीं है, तो आराम से कर सकते हो। खैर, अब सोचो जरा, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सोल्यूशन यहाँ पे डाल दो या ऊपर ही है, सोल्यूशन ही तो है ये, क्योंकि हमने लैंग्वेज को चेंज कर लिया अपने यूज करने वाले डेटा के रूप में। तो आप क्या लिख रहे होंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, किसकी निकाल रहे होंगे बच्चों, इवेंट ई की, दोनों बॉय हों, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, इस तरह से पूछा गया।
तो हमें प्रोबेबिलिटी जब इतनी चाहिए तो एफ तो नीचे बैठने वाला है, पता है ना, पी एफ नीचे बैठेगा। और क्या, ई और एफ का इंटरसेक्शन ये होता है तो ये ऊपर, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ आपका ऊपर आएगा। अब समझो, यहां पर आपको जो दिया गया है आप काम कैसे करेंगे, आप एक काम करें, पी इंटरसेक्शन एफ अलग निकाल लें, पी एफ अलग निकाल लें और उनका आंसर निकाल लें। पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप पहले ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे ढूंढ लो, ई और एफ में कितना कॉमन है ये पता कर लो, ठीक है। ई और एफ में कॉमन कितना है, ये दोनों इवेंट कॉमन कितना है, ओनली एक एलिमेंट कॉमन है, कौन सा, ये वाला, दोनों में है बी और बी, तो आप ऐसे लिख रहे होंगे बी और बी, ठीक है, ओके। अब पी एफ तो आपके सामने है, अब आपको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, पी एफ, ये रहा, और ये आपको निकालना। तो चलो पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिख लेते हैं, कितनी आएगी, देखो पी ई एफ कितनी तरह से होता है, एक तरह से होता है, कितने में से, सैंपल स्पेस टोटल इसके ये रहे 1/4। पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो कि यहां लिख रहे होंगे, पी एफ कहां पर है, ये रहा, कितने तरह से हो रहा है, 3 तरह से, कितने में से, 4 में से, तो 3/4 लिख रहे होंगे, कैंसिल हो गया, 4 से 4 कितना आया, 1/3। तो बच्चों एक ये मेथड था जिससे आप काम को कर सकते थे, ठीक है, एक ये मेथड था जिससे आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, आंसर कितना है, 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे करो या फिर ऐसे कर लो, जैसे मैं बताऊं वैसे सीखो। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में आपको एक चीज बताई थी, एन एस करके, जो एन के टर्म्स में मैंने डिवाइड किया था फार्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी या इंटरसेक्शन ये वाला, ये एन एफ में कितने लोग, अगर अकड़ आपको पता हो और 2 इवेंट पता हो तो आप सैंपल स्पेस को देखो, आपने यहाँ पे कहीं लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है, ई और एफ में काम किया है, बस वही हमने लिखा है। तो हम जरा बनाते हैं अपना सैंपल स्पेस, ये फिगर बना के दिखाते हैं, इसके बाद डायरेक्ट वो चीज को करिएगा। ये ई इवेंट है, ये एफ इवेंट है, सैंपल स्पेस में क्या क्या है, ये पूरे चारों लिखे हैं, ठीक है। ई और एफ में बी और कॉमा बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसका आप क्या निकालते हो, इंटरसेक्शन पार्ट की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ठीक है ना, ये तो आपको बताया गया था। और इंटरसेक्शन पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हो किससे, विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में निकालते हो, जो कि आपका बी बन जाता है, तो ये बात आपको बताई गई है। तो अगर मैं कहूँ इंटरसेक्शन पार्ट है कितना, ये है 1, बी कॉमा बी, एक तरह से आपका काम हो रहा है, आपको ये तो निकालना है, एन ई इंटरसेक्शन एफ ही तो निकालना है, कितने से, 1, और एन एफ कहां पर, ये रहा, कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो आप इसी को डिवाइड करिएगा बस, तो आप क्या लिख रहे होंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ, आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा होगा पी ई बाई एफ की, पी ई बाई एफ की। तो अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसकी वैल्यू है 1, ये निकाल के रखी हुई है, एन एफ की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा, जो कि ये वाला आंसर है, ठीक है। देखो मैच कर रहा है ना, पी ई बाई एफ, इसे ई बाई एफ कहो या ई व्हेन एफ इज अकर्ड। तो इस तरह से हमें कुछ इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में काम करने होंगे, सिमिलर क्वेश्चन वहां भी दिए होंगे, ठीक है। एक और कोई एग्जाम्पल का अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, चलो आगे बढ़े। आप कॉपी पेन पेपर लेके जरूर बैठेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 10 कार्ड्स आपको दिए गए हैं, उनमें नंबर पड़ा है 1 2 3, ऐसे कहां तक, अप टू 10 तक। आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्सड अप थ्रोली एंड देन 1 card is drawn randomly
इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैंपल स्पेस में तो ये टोटल आ जाएगा आपका, और E इक्वल टू ये हो जाएगा, E आपका क्या है, उसने कहा ना प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की निकालनी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो उससे हम इवन नंबर यहाँ से 1 से लेके 10 तक अगर इवन नंबर को ढूंढने जाएंगे तो 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये आपकी टोटल क्या हो जाएंगी, इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरी आपकी इवेंट एफ जब कह रहा अकर्ड है तो वो कैसे आएगा, उसके बारे में सोचो। कह रहा है कि इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, 3 से बड़ी नंबर है। तो 3 से बड़ी नंबर है, मोर देन और इक्वल टू तो नहीं लिखा है, ओनली मोर देन लिखा है क्या, मोर देन 3, ओनली मोर देन है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3 से मोर देन कितना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपको मिल गया यहां से। अब आप सोचो, आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है E बाई एफ की। आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको इवैल्यूएट करिएगा, ठीक है, और फिर बताइएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पी ई बाई एफ निकालना आपको। अब आसान सा क्वेश्चन, आई थिंक आप कर लोगे। तो हमें करना कैसे, पी ई बाई एफ को आप लिखें कैसे, पहले ई और एफ का इंटरसेक्शन लिखेंगे कि नहीं, उसमें कितने लोग आएंगे वो, अपॉन में पी, अपॉन में एफ है तो एफ ही यहां भी रहेगा। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं इंटरसेक्शन पार्ट में कितने लोग हैं, किसके साथ, ई एफ का इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढो कितना आ रहा है। 4 से लेके 10 तक हो गया, इसमें अच्छा इवन नंबर है तो 4, 6, 8 और 10। तो मैं अगर कहूँ एन ई इंटरसेक्शन एफ आप जब निकालोगे 1, 2, 3, 4 आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा एन एफ कितना है, यानी एफ के अंदर कितने लोग हैं, 3 ही नंबर तो कट गए, तो 7 लोग होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी जैसे निकालनी है, अपनी उस वैल्यू बस पुट करना है। तो एन इंटरसेक्शन एफ कितना है, 4 है, डिवाइड कितना एफ से करना, तो प्रोबेबिलिटी आपकी रिक्वायर्ड जो थी कुछ इस तरह से आपकी आ रही होगी। डेसिमल में कह रहा था, डेसिमल में तोड़ देना, ये तो आप इसी आंसर को रख सकते हो। ठीक है, अच्छा ओके, ये मैंने जो आपको दूसरा मेथड यहाँ पे बताया था ना, उसी को मैंने फॉलो किया, ये वाला। अगर आप पहले मेथड से करना चाहते हो तो फिर ऐसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मेथड, और उसको उन्होंने बताया दूसरे मेथड में, तो मैं इसको और करके आपको समझा दे रहा हूँ जो बुक में जैसे लगाया गया है। बुक में क्या किया गया है, देखो जो ऊपर है उन्होंने इस फार्मूले को ना लगा के ऐसे लिखा, पी ई बाई एफ क्या होता है, वो कह रहे हैं पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो मैं आपसे अब जब पूछूंगा कि पी एफ कितना आएगा, पी एफ कितना आएगा, तो आप पी एफ में कितने लोग काउंट करते हो, टोटल 7 लोग काउंट करोगे। सैंपल स्पेस के हिसाब से देखोगे तो 7/10 आ जाएगा। और पी ई इंटरसेक्शन एफ के बाद जब करेंगे तो पी इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं वो देखोगे, जब ए इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं, 4 थे ना, तो 4/10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब पी ई बाई एफ आप लिख रहे होंगे, आप बोर्ड में बच्चों बेफिक्र होकर कोई मेथड लगाइए, कोई इशू नहीं, बट जो लगाना सही से लगाना। पी ई बाई एफ जब आप लिख रहे होगे तो ये फार्मूला यहाँ पे रखेंगे ना, ई एफ में कितने, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी 4/10, तो आप 4/10 रखें। डिवाइड किससे करना होगा, पी एफ से, पी एफ कितना 7/10, तो आप ऐसे डिवाइड करें, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4/7 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में आपको जो आपको करने हैं, अब आप कर लेंगे आई होप। ठीक है, तो इस सेशन में बच्चों यहीं तक चीज़ें करते हुए आगे के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज वाली सारी चीज़ें करेंगे, आपकी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे होंगे। तो बस चीज़ों करते रहे, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया, या आपकी डिमांड भी थी, कमेंट भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बस
करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।